नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष को सावधान करने वाली आज की सबसे बड़ी खबर। गलवान में भारत के हाथों अपनी गर्दन तुड़वाने वाला ड्रैगन अक्टूबर के महीने में एलएसी पर हमले का प्लान बना रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत को बातों और बैठक में उलझाकर चीन एलएसी पर अपनी सामरिक तैयारियों में लगातार इजाफा कर रहा है। हालांकि भारत को चीनी साजिश की पूरी खबर है और इधर भी तैयारी पूरी है। इसके अलावा आज हम गलवान में अपने सैनिकों को खोने वाली चीनी आर्मी के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश भी करने जा रहे हैं। अब तक गलवान में चीनी सैनिकों के मरने से इनकार करने वाले ड्रैगन का सच्चाई से आज सामना कराएंगे। इसके साथ ही आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान, जहां इमरान खान को अंदाजा हो गया है कि उनकी कुर्सी अब कुछ दिनों की मेहमान है और इमरान खान पाकिस्तान में फौजी शासन का गुणगान कर रहे हैं, आर्मी रूल का गुणगान कर रहे हैं। कौन? इमरान खान। इन तमाम खबरों पर आज रहेगी हमारी बेहद खास नजर और एक्सपर्ट कमेंट्स के साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ आज लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान साहब मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। प्रिया ललवानी हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधे ताइवान से, वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, चीन की एक्सपर्ट मानी जाती हैं। आरजू काज़मी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि जानी मानी पत्रकार हैं, सहाफी हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और साथ ही हमारे दो सहयोगी, हर बार की तरह मनीष झा हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं और सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में ही आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को दे दें। भारत चीन टक्कर से जुड़ी ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अक्टूबर में एलएसी पर कुछ बड़ा करने वाला है चीन। पानी का स्तर, पानी का लेवल कम होने का दरअसल चीन की तरफ से इंतजार किया जा रहा है। पूरी एलएसी पर सेना की तादाद चीन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और तो और 5G नेटवर्क भी लगा रही है ड्रैगन आर्मी। और देखिए, सुमित चौधरी स्टूडियो में मेरे साथ आ चुके हैं। बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं और बिग वॉल पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस खबर के मायने क्या हैं। अक्टूबर में एलएसी पर चीन कुछ बड़ा करने जा रहा है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है और ऐसा नहीं है कि भारत को चीन की इन साजिशों का कोई इल्म नहीं है, पूरा इल्म है और तैयारी भी पुरजोर तरीके से अंजाम दी जा रही है हिंदुस्तान की तरफ से भी। लेकिन यह खबर अपने आप में कितनी गंभीर है, इसके मायने क्या हैं? निश्चित तौर पर भारत और चीन के बीच जो टकराव के हालात हैं, ये देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सुमित मेरे साथ मौजूद हैं। एलएसी पर चीन का ये जो पूरा अटैक प्लान है, इसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। अक्टूबर में एलएसी पर हमला कर सकता है चीन, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है ड्रैगन की तरफ से। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सेना बढ़ा रही है चीन की आर्मी। और ये क्या संकेत दे रहे हैं? ये खबर जो है अपने आप में ये क्या संकेत दे रही? आने वाले वक्त में और गंभीर हालात पैदा करने की पूरी तैयारी है। ये तो पानी कम होने का इंतजार कर रहा है। सुमित, मैं ये चाहूंगा, ये जो पानी कम होने वाली बात है कि वाटर लेवल घटने का इंतजार कर रहा है चीन, इसकी क्या वजह है, जरा समझिए। समीर, अगर आप देखें पूरी चीज़ों को कि जुलाई के बाद से ही डिसएंगेजमेंट का किसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ज़मीन के ऊपर, और लगातार हमेशा जब भी बातचीत होती है समीर, तो इस चीज़ को लंबा खींचा जाता है। यानी हर बार चीन कहता है कि डिसएंगेजमेंट के इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, इस पर दोबारा चर्चाएं होंगी। दरअसल ये सारी स्ट्रैटेजी टाइम बाइंग स्ट्रैटेजी है और इसका मकसद है कि सर्दियों तक जब इन नालों का, इन नदियों का पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ पिघली है और लगातार यहाँ पर जो पानी का लेवल है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हर किसी फोर्सेस को मूवमेंट करने पे या ऑपरेशन करने में दिक्कत हो सकती है। तो चीन ये चाहता है कि इन इलाकों का पानी जैसे ही थोड़ा कम हो, सर्दियां बढ़े, तो फिर उसके बाद वो अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करे। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये समीर की हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि ना सिर्फ एलएसी के ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी, सिक्किम अरुणाचल के आसपास भी, यानसे इलाकों में भी उसने अपनी ब्रिगेड की इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, हैवी डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है चीन। क्या मंशा है, ये बिल्कुल जगजाहिर हो जाती है इससे जरिए। और एक बड़ी बात जो सामने आई है, क्योंकि हम अब तक देख चुके हैं सुमित कि 16 दौर की बातचीत हुई है, उसका कोई लबोलुआब निकला नहीं, नतीजा निकला नहीं। तो यह भी जानकारी सामने आ रही है कि बात के जरिए दरअसल उलझाने की कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से, क्योंकि अब तक किसी भी बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है। जो वादे किए जाते हैं इन बैठकों में, उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है चीन।
यह बात बिल्कुल साफ है। अब LAC पर चीन ने 5G नेटवर्क भी लगाया है। चीन की साजिश पर भारत को पूरी खबर है, इसका पूरा इल्म जो है वो हिंदुस्तान को है। 5G नेटवर्क लगाने की ये जो बात सामने आई है सुमित, ये क्या साबित करी, इससे क्या फायदा होगा? हमेशा किसी भी वॉर के अंदर या फिर सिचुएशन के अंदर, वॉर लाइक सिचुएशन में आपके कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए ताकि आप अपने उन इलाकों से अपनी मूवमेंट जल्दी कर सके। दरअसल चीन इन सभी इलाकों में, ये इंटरसेप्ट डेमचौक के इलाके में पकड़े गए हैं अगस्त के पहले महीने में, कि चीन ने वहां पर अपने लगातार 5G नेटवर्क्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। और इसका मकसद है ना सिर्फ डेमचौक बल्कि आने वाले वक्त में और भी जगहों से इसी तरीके के इंटरसेप्ट मिलने की पूरी आशंका है। समीर, बिल्कुल, तो ये बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर जानकारियां हैं और LAC पर किस तरह से भारत के खिलाफ पूरी तैयारी कर रहा है चीन, ये समझ में आता है। सुमित, बने रहे आप हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। राज काद्यान साहब, इस खबर को किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कहेंगे? ये जो जानकारियां सामने आ रही हैं और अक्टूबर के महीने को लेकर ये स्पेसिफिक जानकारियां मिल रही हैं सोर्सेस के हवाले से कि अक्टूबर में आर पार करने की पूरी स्ट्रेटेजी बना चुका है चीन। समीर, सबसे पहले तो मैं आपके साथ पूरे तरीके से सहमत हूं कि चीन वापस नहीं जाने वाला। बातचीत तो एक टाइम गुजारने का तरीका है। दूसरा, ये जो समाचार है इसके दो पहलू हैं। पहला, चीन की नीति अभी तक रहे वो थोड़ी थोड़ी टेरिटरी लेने की है, बड़ा हमला करने की नहीं रही है 62 के बाद। वो जैसे एक अजगर हर सांस के साथ शिकार को पकड़ लेता है और इस्लामी स्लाइसिंग जैसे बोलते हैं, तो हो सकता है ये सिर्फ आशंका हो, समाचार सही नहीं हो। दूसरा, अगर चीन ऐसा कुछ करता है, मान लिया समाचार सही है, तो चीन को यह भी पता है कि मई में तो भारतीय सेना वहां नहीं थी, सिर्फ पुलिस फोर्सेस थी, उसके लिए आगे आना आसान था। इस बार दो बातें हो सकते हैं। पहला तो आगे आना आसान नहीं है और बहुत घमासान युद्ध होगा। दूसरा, दुनिया भी बैठ के नहीं देखेगी और ये जो बैटलफील्ड है साउथ चाइना सी तक जा सकता है। चाइना को पहले एग्जामिन करना चाहिए, इतना आसान नहीं है कि वो जहाँ चाहे। अगर वो आया, उसकी कोशिश, जहाँ मेरा मानना है, वो टारगेट होनी चाहिए जिससे उसकी जो हाईवे 219 और काराकोरम पास पर दखल अंदाजी खत्म हो जाए। इसलिए दौलत बेग ओल्डी और जो रोड वहां जाती है तारबुक से, वो उसकी प्राइमरी टारगेट हो सकती है। बिल्कुल। विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। प्रकाश साहब, किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी पर अगर एक नजर डाली जाए, इस वक्त देश दुनिया के बाकी मुल्कों में जो चीन के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, चीन को क्या यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आज की तारीख में हिंदुस्तान की तरफ वो आगे बढ़ता है, LAC पर अपनी गतिविधियों को और बढ़ाता है, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? समीर जी, एक तो तीन चीजें हैं छोटी छोटी मैं कहूंगा। एक तो चीन के इरादे अच्छे नहीं हैं, उसके बारे में कोई शंका नहीं है। चीन यहाँ बैठा हुआ है कुछ खुराफात करने के लिए। ये सबसे शी जिनपिंग के द्वारा अप्रूव्ड ये प्लान है, तो ये भी हकीकत है। दूसरा, ये अक्टूबर में करता है, नहीं करता, बाद में करता है, कितना करता है, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि इनकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी बड़ी होती है जी, तो दिखाते कुछ है, करते कुछ है, पर हमको चौकन्ना रहना है और वो हम हैं। अगर ये फौजें अपने बढ़ा रहे हैं तो हम भी बढ़ा रहे हैं। और जैसे मेरे पैनलिस्ट ने कहा कि हमारी फौज कोई कम नहीं है। तीसरी चीज, जहां तक इंटरनेशनल सपोर्ट की बात है समीर जी, हमको अपने आप पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इंटरनेशनल सपोर्ट होती है, नहीं होती है, वो उस पे क्वेश्चन मार्क ही रहता है, पर जब तक हम उसके भरोसे नहीं रहा जा सकता, वो बात की बात है। लेकिन हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा और सारी तैयारियां हमको अपने लेवल पर करनी होंगी, जो कि इस वक्त चल भी रही हैं। बहरहाल, दुनिया के सामने अब चीन का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देना जरूरी है। गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीरें सामने आई हैं। जिस गलवान घटना के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने कभी सच नहीं बोला, कभी एक्सेप्ट नहीं किया सच को, अपने सैनिकों की मौत कबूलने की हिम्मत नहीं दिखाई और ना ही कभी गलवान में मरने वाले चीनी सैनिकों की संख्या बताई। लेकिन आज उसकी तस्वीर, सच की तस्वीर TV9 भारतवर्ष ढूंढ लाया है।
इस तस्वीर से साफ है कि चीन ने अपने सैनिकों को लड़वाकर मरवा दिया और अपने मुल्क को कुछ नहीं बताया। और वो चीनी सैनिक जिन्हें कम से कम चीन में सम्मान हासिल होना चाहिए था, अपनी गर्दनें तुड़वाने के बाद उनको वो सम्मान भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब ये जो सबूत हैं ये चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से चीनी सैनिक गलवान में मारे गए। प्रिया ललवानी हमारे साथ मौजूद हैं, चीन की फितरत से बखूबी वाकिफ हैं आप प्रिया। अब ये सबूत तो सामने आने थे, आज नहीं कल। चीन की फितरत रही है कि जो सच है उसे दुनिया से छुपाया जाए, लेकिन सवाल है कब तक? जितना वो कोशिश करेंगे, जितना छिपा सकते हैं छिपाएंगे, क्योंकि चीन और चाइनीज कल्चर में ये फेस वैल्यू, इज्जत का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनके लिए। अगर वो लोगों को बताएंगे, अपने देश के लोगों को बताएंगे कि हमारे इतने सारे सैनिक मर गए, तो गवर्नमेंट सीसीपी की इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए वो नहीं बताना चाहते। जितना छिपा सकते हैं वो छिपा के ही रखेंगे। मनीष जो हमारे साथ मौजूद है, मनीष तफसील से जरा ये खबर हमारे दर्शकों को समझाएं, ये जो सबूत सामने आए ये कितनी अहमियत रखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है समीर की। अगर आपको याद होगा कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी के एक स्कूल की जो प्रोफेसर थी, वो जब शी जिनपिंग को ये कहती थी कि वो एक माफिया बॉस की तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो दरअसल यही चीज साबित होता है। और अगर आप देखें कि भारत में चीन के राजदूत क्या कहते हैं कि ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, तो चीनी सैनिकों के मारे जाने की बात को चीन की सरकार, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस तरीके से कंसीडर करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। यही असल में उनका चेहरा है अपने सैनिकों के प्रति, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति उनकी जिम्मेदारी का। लेकिन बात फिर वही है कि ये उनका कंडक्ट है, हमारे लिए ये छोटा इंसिडेंट नहीं है। अगर वो एलएसी पर आए हैं तो जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, जैसा कि सीडीएस और रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होगा वो हम उठाएंगे। और विदेश मंत्रालय के ताजा बयान में अगर आप देखें तो इस बात पर जोर दिया गया है, चीन को साफ तौर पर कहा गया है कि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के लिए जरूरी है कि दोनों देश की सेनाएं उस जगह पर जाए जहां पर वो रेगुलर पोस्ट में रहा करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज बिल्कुल साफ है और चीन को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ चुका है, लेकिन चीन है कि मानने को तैयार नहीं है। झूठ जो बोला जा रहा था दुनिया के सामने, उसका पर्दाफाश जरूर हो गया है। गलवान पर चीनी अखबार ने भी सवाल उठाया है, पूछा है कि चीन आखिर अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा छुपा क्यों रहा है? गलवान में कितने सैनिक मरे ये चीन बताए। मॉर्निंग पोस्ट आंकड़ा छिपाना मसले का हल नहीं है ये लिख रहा है। मॉर्निंग पोस्ट में यह कहा गया है कि सैनिकों का आंकड़ा, गलवान घाटी में भारत के सैनिकों ने जिन चीनी सैनिकों को मारा उनकी जानकारी तो दी जाए, नंबर्स तो बताए जाए, संख्या तो जाहिर की जाए कि आखिर कितने सैनिक मरे हैं। सैनिकों के बारे में चीन को जरूर बताना चाहिए। तो देखिए, चीन में भी हालांकि सच का गला घोटने की कोशिश होती है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब सच जाहिर करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। और हमारे साथ विष्णु प्रकाश साहब मौजूद हैं। विष्णु प्रकाश साहब, ये जो दबाव पड़ रहा है अब घर के अंदर ही चीन पर, क्या इससे कुछ और जानकारियां आने वाले वक्त में सामने आ सकती हैं क्या? क्योंकि देखिए, एग्जैक्ट नंबर अभी भी सामने नहीं आया कि आखिर चीन के कितने सैनिक मारे गए। बिल्कुल ठीक है समीर जी, चीन की ये प्रथा रही है कि ये इनका जो नुकसान होता है उसकी बात नहीं करते। जी जी, पर ये नहीं समझते कि टाइम बदल गया है। ये पहले, ये जब अब डिजिटल एज है, इंफॉर्मेशन एज है, और चीन में वेबो और व्हाट्सएप जैसा वेबो और मैसेजिंग वगैरह बहुत बहुत सक्रिय हैं लोग। तो पहले तो छुपा लेते थे, अब छुपाना इनके लिए मुश्किल है, पर इनको समझ नहीं आती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं विष्णु प्रकाश साहब कि अब छुपाना बहुत मुश्किल है। आरजू कासमी हमारे साथ क्योंकि मौजूद हैं पाकिस्तान से इस वक्त, सीनियर जर्नलिस्ट। आरजू कासमी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी देखिए ये खबर आई कि भाई अक्टूबर में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं और चीन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब तो गए चीन और वहां से निर्देश लेकर आए और उसके आधार पर वो ये भी कहते हुए नजर आए कि भाई हमें चीन से जो भी निर्देश लेने थे वो ले लिए उन्होंने, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है, वॉर लाइक सिचुएशन, तो उसमें पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि सारे हुक्म जो हैं वो तो चीन से ही लिए जा रहे हैं आजकल। तो उन्होंने कुछ खुलासा किया है कि क्या चीन ने उनसे कहा है इस सिचुएशन में करने को?
नहीं, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि चीन ने क्या कहा है, लेकिन इसलिए नहीं कि चीन के साथ हमारी बहुत दोस्ती है या कुछ, लेकिन ऑब्वियसली भारत से तो अच्छे ही ताल्लुकात है चीन से हमारे। चीन हमारा हमेशा से, आपको मालूम है कि एक हमारे अलायंस बना हुआ है, हमारी दोस्ती है, हमारे बिजनेस टाइज भी हैं। तो हम अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारी गवर्नमेंट ऑब्वियसली चीन का ही साथ देगी, और ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोगों को इस चीज को किस तरह से डिफ्यूज किया जा सकता है, किस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि चाइना को आप संभाल लेंगे, लेकिन अब ना वो पीछे हटने को तैयार है, बल्कि आप खुद कह रहे हैं कि आपको इससे भी ज्यादा टफ टाइम दे सकता है चाइना। तो ये तो भारत को सोचना चाहिए कि हर बॉर्डर पे वो इस वक्त फेस कर रहा है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। तो इस वक्त आपको सोचने की जरूरत है कि कहाँ आप लोग गलत हैं। लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है आरजू कि चीन से जिस तरह के निर्देश मिल रहे हैं और इस वक्त चीन से जिस तरह से मिले हुए जो हुक्म है उनको बजा लाया जा रहा है पाकिस्तान में, जो सरहद पर अभी गतिविधियां हो रही, एलओसी पर जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है चीन की शय पर आप लोगों ने अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को और ज्यादा एक्टिव कर दिया है। कभी भी ये नहीं चाहेगा कि एलओसी पे जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर है उस पे कोई किस्म का कोई टेंशन हो। और हम लोग अपने आप में ही लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे 10 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं, इकोनॉमी है और बहुत कुछ है। हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही पाकिस्तान ने कभी कोशिश की है इस तरह की। हमेशा यही चाहा है कि हर बॉर्डर से, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो या इंडिया, सबके साथ अच्छे टर्म्स रहे। लेकिन सर, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जवाब तो देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सब हमारे साथ बने रहें, लेकिन इस बीच जरा एक अहम खबर ले लेते हैं। रिया चक्रवर्ती से थोड़ी देर में सीबीआई की पूछताछ होने जा रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए निकल गई हैं रिया चक्रवर्ती। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से आज पहली बार सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो मिस्ट्री है उसे सुलझाने की कोशिश की जाएगी। सैमुअल मिरांडा भी इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ही मौजूद है। कल शौविक चक्रवर्ती जो कि रिया के भाई हैं, उनसे भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 10-12 घंटे तक पूछताछ चली थी और आज रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज रिया चक्रवर्ती से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। तो निश्चित तौर पर सुशांत केस से जुड़ा बड़ा अहम दिन है। और इससे पहले हालांकि रिया चक्रवर्ती सामने आई और मीडिया में उन्होंने अपनी बेगुनाही के सबूत देने की कोशिश की, अपना पक्ष रखने की कोशिश की। अब दरअसल सीबीआई के सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ेगा डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जाकर, क्योंकि बहुत सारे आरोप हैं और सीबीआई जब से इस मामले की जांच कर रही है तब से लगातार निशाने पर रिया चक्रवर्ती हैं। वो इस केस की आरोपी नंबर 1 है सीबीआई की नजर में और आज सीबीआई उनसे पूछताछ करने जा रही है। और इससे पहले जो 4 लोग मौत के वक्त सुशांत के फ्लैट में मौजूद थे उनसे पूछताछ की जा चुकी है, अलग अलग भी, आमने सामने बिठाकर भी। तो जाहिर है क्वेश्चनायर जो है पूरा तैयार कर लिया गया होगा इन आरोपियों से पूछताछ के बाद। और आज कई सख्त सवालों का सामना करना पड़ सकता है रिया चक्रवर्ती को। अश्वनी पांडे हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अश्वनी, क्या ताजा अपडेट आप दे सकते हैं? तस्वीरें हम देख रहे हैं, कार में बैठी हुई रिया चक्रवर्ती नजर आ रही हैं, डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ जा रही है कार। जी बिल्कुल, उनके वकील ने साफ कहा है कि समन किया गया है। 10:30 के करीब उनके पहुंचने की यहाँ जानकारी वकील की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकली हैं। यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में उनका घर है और उम्मीद है कि अगले चंद मिनटों में रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में सीबीआई के एफआईआर में जो बिहार पुलिस ने किया था उसमें आरोपी नंबर 1 है रिया चक्रवर्ती। और ऐसे में थोड़ी देर में रिया चक्रवर्ती के यहाँ पहुँचने की संभावना है। रिया चक्रवर्ती के पहुँचने के चंद मिनटों पहले ही सिद्धार्थ पिठानी, अभी वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां पर सीबीआई ने अपना टेम्पररी दफ्तर बनाया है, जहां पर सीबीआई लोगों से पूछताछ कर रही है, वहां पहुंच चुके हैं। सिद्धार्थ पिठानी के कुछ देर पहले ही सैमुअल मिरांडा भी पहुंचे हैं। ऐसे में कुछ देर में जैसे ही रिया चक्रवर्ती यहां पहुंचेंगी
जाहिर सी बात है आरोपी नंबर 1 है रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में, उनसे वो तमाम सवाल होंगे जिसको लेकर उनके ऊपर आरोप हैं। और सीबीआई जाहिर है कि लगातार तमाम लोगों से अब तक जिन जिन लोगों से सीबीआई ने बातचीत की है, जिन जिन लोगों का स्टेटमेंट लिया है, उन तमाम स्टेटमेंट से जो भी अभी तक निचोड़ है वो तमाम चीज़ें रिया से पूछी जाएंगी। आपको ये भी बता दें कि ड्रग के मामले में एनसीबी की जो टीम है उन्होंने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। तो आज सीबीआई यहाँ पर और अश्विनी अभी आपने जो जानकारी दी वो अपने आप में बहुत अहम है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं। आज सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करेगी। बहुत सारे सख्त सवालों का आज रिया चक्रवर्ती को सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक अहम जानकारी आपने ये दी कि सिद्धार्थ पिठानी ऑलरेडी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं सीबीआई की टीम के साथ। और यहां पर अपने दर्शकों को बताना यह जरूर चाहिए कि सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स हैं जिनसे पूछताछ में यह बात सामने आई थी कि जो हार्ड डिस्क थी उनका डेटा डिलीट किया गया रिया चक्रवर्ती की मौजूदगी में। और रिया चक्रवर्ती इस बात से इनकार कर रही हैं। जितेंद्र शर्मा देखिए हमारे साथ मौजूद हैं और ये रिया चक्रवर्ती की कार के ठीक पीछे इनकी कार इस वक्त चल रही है, वहां से वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जितेंद्र, निश्चित तौर पर ये बहुत अहम दिन है आज का, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी आमने सामने होंगे जिनके बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। जी बिल्कुल समीर, आज का दिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज रिया चक्रवर्ती जांच के 8वें दिन पहुंची हैं। आज उनको खुद सीबीआई की टीम उनके घर लेने पहुंची और इस वक्त बिल्कुल ठीक हमारे आगे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी चल रही है और महज 2 से 3 मिनट में रिया चक्रवर्ती उम्मीद है कि सीबीआई दफ्तर के अंदर होंगी, यानी कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर होंगी, सीबीआई टीम के सामने मौजूद होंगी और आज उन्हें सीबीआई के तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा। वो तमाम राज खोलने होंगे जिनकी वजह से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ा। क्या वजह रही कि वो लगातार उसका कार्ड इस्तेमाल कर रही थी, क्या वजह थी कि वो लगातार उनको दवाई दे रही थी। तो इस तरीके के जो भी सवाल हैं इस केस में, वो उन तमाम सवालों का जवाब आज रिया चक्रवर्ती को देना पड़ेगा। सीबीआई की टीम के सामने अब से कुछ देर में रिया चक्रवर्ती मौजूद होंगी। खास बात ये पूरी की पूरी पूछताछ उन 4 लोगों के सामने होगी जो कि मौका वारदात पर उस वक्त मौजूद थे, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी है, नीरज है, दीपेश है। इन सभी के सामने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी। और सबसे अहम समीर यहाँ पर होगा ये जानना कि आखिरकार 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने अचानक से सुशांत को क्यों छोड़ा, क्यों उनके बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद क्यों रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का नंबर ब्लॉक किया, क्यों वो 8 हार्ड डिस्क जो थी वो उसने डिस्ट्रॉय करवाई। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने इन तमाम आरोपों को नकारा है, लेकिन सीबीआई के सामने सवाल खड़े हैं। सीबीआई को कागजों पर उनके बयान दर्ज करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। और जितेंद्र, यहां पर सिद्धार्थ पिठानी का जिक्र जो है वो अपने आप में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स हैं जिनके बारे में रिया चक्रवर्ती खुद ये कह रही हैं कि वो बहुत ज्यादा करीब थे सुशांत सिंह राजपूत के। रिया चक्रवर्ती भी बहुत ज्यादा करीब थी, लेकिन आज की तारीख में सिद्धार्थ पिठानी के जरिए पूछताछ में यह बात सामने आती है कि हार्ड डिस्क जो है उनमें से डेटा जो है वो डिलीट किया गया था। रिया चक्रवर्ती कह रहे हैं कि मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, 8 जून तक मैं फ्लैट में मौजूद थी, तब तो ऐसा हुआ नहीं। तो ये सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं और आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जब पूछताछ होगी तो दोनों आमने सामने होंगे। जी बिल्कुल, देखिए वही सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैटमेट है, रिया और सुशांत सिंह के बीच की एक अहम कड़ी है। लेकिन कभी आपने देखा होगा रिया चक्रवर्ती ने सिद्धार्थ के बारे में कोई भी बात नहीं बोली है, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि सिद्धार्थ ने रिया को लेकर यह बयान दिया है कि रिया चक्रवर्ती ने 8 जून को एक IT प्रोफेशनल को घर पर बुलाया था। उसको बुलाने के बाद 8 हार्ड डिस्क थी जिसमें रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार के काफ़ी फोटोग्राफ्स थे। इसके अलावा कई अहम कागजात थे। उन सभी 8 हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय कराया गया और उसके बाद रिया चक्रवर्ती उसी तारीख को सुशांत का घर छोड़कर वहां से चली जाती हैं। तो ये वो अहम बयान है जिससे आज रिया चक्रवर्ती को कन्फ्रंट कराया जाएगा। खास बात ये होगी कि उसी टेबल पर सामने सिद्धार्थ पिठानी भी बैठा होगा, तो सिद्धार्थ पिठानी के इस बयान का जवाब रिया चक्रवर्ती से लिया जाएगा। जी अच्छा जितेंद्र, ये बताइए मुझे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कुछ इंटरव्यूज में ये बात कही है कि 8 जून को वो फ्लैट छोड़कर चली गई, सुशांत को छोड़कर चली गई, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की है। लेकिन 8 से 13 जून तक जो लोग मौजूद थे सुशांत के साथ उनके फ्लैट में, उनसे पूछताछ जरूरी है ताकि सच सामने आ पाए। इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती के वकील का एक बड़ा बयान सामने आया है। इंटरव्यू में रिया ने झूठ बोला। रिया का वकील कह रहा है
मैंने रिया चक्रवर्ती से नहीं किया था संपर्क, ये कहना है वकील का। मैंने रिया का केस लड़ने की पेशकश नहीं की थी। अब इस बयान के क्या मायने, ये भी समझना पड़ेगा। और रिया का वकील ये कह रहा है कि इंटरव्यू में रिया ने झूठ बोला है। अब ये क्या जानकारी सामने आई है और ये कौन वकील है और क्या इसके बयान का मतलब है, ये अश्विनी पांडे क्या आप समझा सकते हैं? जी देखिए, अपने इंटरव्यू में सतीश मान शिंदे जो बड़े वकील हैं, उन्होंने साफ इस पर बताया है कि जिस तरह से फीस की जहां तक बात है, वो क्लाइंट और वकील के बीच की बात है। वो वकील और क्लाइंट जो है तय करते हैं क्या फीस है। वो किसी भी तरह से फ्री नहीं लड़ रहे हैं केस। जहां तक रिया ने दावा किया था कि फ्री केस लड़ने की बात, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से डिनाई किया है। जी तो सिर्फ इसी बात को लेकर उनका कहना है कि ये बात गलत कही इंटरव्यू में, या फिर इंटरव्यू में जो रिया चक्रवर्ती ने और भी बातें कही हैं उनको भी वो झुठलाते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, सिर्फ फीस वाली जहां तक बात थी उसको लेकर ही उन्होंने सफाई दी है। बाकी किसी बात को लेकर जो है सतीश मान शिंदे जो एडवोकेट हैं, उन्होंने किसी भी बात को लेकर आपत्ति नहीं जताई है। जी ठीक है। अच्छा अश्विनी, मुझे ये बताइए कि जिस बात का मैं जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहा था, रिया जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि 8 जून को वो फ्लैट छोड़कर चली गई, सुशांत को छोड़कर चली गई, उसके बाद सुशांत ने बाद में उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की तो उन्होंने उसका नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया था। 8 से 13 जून तक फ्लैट में सुशांत के साथ जो भी लोग मौजूद थे, क्या सबसे पूछताछ हो चुकी है? जी बिल्कुल। मीतू सिंह को छोड़कर सीबीआई ने पहले ही सुशांत के परिवार का दिल्ली में भी स्टेटमेंट लिया हुआ है। लेकिन जो 4 लोग थे, जिसमें सुशांत के जो नौकर थे, साथ ही सिद्धार्थ पिठानी, नीरज जो कुक है, इसके अलावा केशव जो दूसरा कुक है, इसके अलावा दीपेश, इन चारों का स्टेटमेंट दर्ज किया जा चुका है 8 से 14 तारीख के बीच। यानी सुशांत ने जिस दिन आत्महत्या की उस दिन तक ये सभी लोग थे। इसके अलावा यानी अश्विनी, मीतू सिंह जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह का बयान दर्ज नहीं हुआ, उनसे पूछताछ नहीं हुई है, जबकि 8 से 13 जून वो थी वहां पर। नहीं, परिवार के तमाम लोगों का बयान पहले ही दिल्ली में दर्ज किया गया है। सीबीआई द्वारा मुंबई में आने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य का स्टेटमेंट अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। चलिए, बने रहिए। अश्विनी पांडे और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर मौजूद हैं। आगे भी पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर का अब रुख करते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान में फौजी शासन की तारीफ की है। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी सेना की चापलूसी करते दिखे हैं इमरान खान। इमरान पर पाकिस्तानी फौज का दबाव दरअसल इस इंटरव्यू में नजर आया। पाकिस्तान में पॉलिटिकल करप्शन दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये कह रहे हैं कौन? इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान में लोकतंत्र बंधक बना हुआ है, डेमोक्रेसी जो है उसे बंधक बना लिया गया है, इमरान खान खुद ये कह रहे हैं। अब बताइए, जिस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान की जनता ने चुना और वही कहता हुआ नजर आ रहा है कि लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बंधक बना लिया गया है पाकिस्तान में, और फौजी हुकूमत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजू काज़मी, ये दरअसल इंटरव्यू ये बता रहा है कि पाकिस्तान में हालात इस वक्त कैसे हैं। आप क्या समझ पाई इमरान खान की इन बातों से? देखिए, पाकिस्तानी जो भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में, वो ऑब्वियसली आर्मी के साथ तो रहती ही है, और आर्मी की तारीफ तो हम करेंगे। अगर आप अपनी आर्मी की तारीफ करें तो ठीक है, अगर पाकिस्तान अपनी आर्मी की तारीफ करे तो आपको आर्मी की तारीफ और बात है। आरजू, आप बात को पलटने की कोशिश कर रही हैं। आर्मी की तारीफ करना और बात है, और फौजी हुकूमत की तारीफ करना दूसरी बात है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री को फौजी हुकूमत जो है वो अच्छी नजर आ रही है, मिलिट्री शासन अच्छा नजर आ रहा है, वो उसकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को बंधक बनाकर रखा गया है। नहीं समीर, एक ये भी फैक्ट रहा है कि जब भी यहाँ पे फौजी हुकूमत आई है तो काफी चीजें कंट्रोल में रही हैं, जिसमें इकोनॉमी भी है, डॉलर भी एक खास नंबर से ऊपर नहीं गया था। लेकिन जब भी फौजी हुकूमत नहीं होती तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इमरान खान से अब मुल्क संभल नहीं रहा है। फौजी हुकूमत जो है उसको, फौज को वो हुकूमत देने का मूड बना चुके हैं, या अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इमरान खान अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे, जो 5 साल है वो आप खुद देखेंगे कि 5 साल कंप्लीट करेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे।
लेकिन एक उनका अपनी अपनी राय है, उनका अपना ओपिनियन है, वो तो ऑब्वियसली वो देंगे। अगर उनको लग रहा है कि आर्मी की वजह से वो मजबूत है, या उनको लग रहा है कि आर्मी जब भी आती है तो इक्तिदार में तो अच्छा होता है, तो ये उनका अपना एक ओपिनियन हो सकता है। इसीलिए तो आरजू ये बात कही जाती है ना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इलेक्ट नहीं किया गया, उन्हें सेलेक्ट किया गया। इसीलिए तो ये बात कही जाती है। अब कश्मीर पर इमरान खान ने फिर बोला है झूठ। कश्मीर पर दुनिया हमारे साथ है, ये कह रहे हैं इमरान खान। किस मुंह से कह रहे हैं ये हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते इसका, लेकिन वो कह रहे हैं 370 हटाकर फंस गया भारत, ये कह रहे हैं इमरान खान। महबूबा मुफ्ती को भारत के खिलाफ कर दिया, इमरान खान का ये कहना है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद भारत फंस गया है। दरअसल फंस गया है पाकिस्तान। उसका जो प्रोपेगेंडा था जम्मू कश्मीर में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और इसी बात की खींच, इसी बात की झुंझलाहट कहीं ना कहीं इमरान खान के इस इंटरव्यू में भी साफ नजर आ रही है। और हमारे साथ राज काद्यान साहब मौजूद हैं। काद्यान साहब, अब इमरान खान एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल अपने इस इंटरव्यू में वो ये साफ जाहिर कर दे रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद किस तरह से पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बंद हो गया है जम्मू कश्मीर में, और इसकी खींच है, इसकी झुंझलाहट है। समीर, पाकिस्तान की असलियत ये है कि जिम्मेवारी इस्लामाबाद में है, लेकिन पावर पूरी रावलपिंडी में है, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर है। जिस कुर्सी पर इमरान खान बैठे हैं उसकी टांगे तो आर्मी शेल्फ पर रेस्टिंग है। तो इमरान खान रहें या ना रहें, पाकिस्तान के रवैये में जहां तक भारत का ताल्लुक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 370 की बात आज इमरान कह रहे हैं, वो तो माउथ पीस है। ऐसे प्रधानमंत्री जो अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं तो आर्मी चीफ को साथ लेके। बिल्कुल 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 काद्यान साहब बने रहे आप हमारे साथ। कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है। एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें कि बॉर्डर पर तनाव के बीच आर्मी को और ज्यादा ताकत मिलने जा रही है। 8 अक्टूबर को नए एयर डिफेंस कमांड का ऐलान संभव है। नए एयर डिफेंस कमांड पर तेजी से इस वक्त काम चल रहा है। एक कमांड के अंडर तीनों सेनाओं को लाना इसका मकसद है। जनवरी में सीडीएस बिपिन रावत ने किया था इस बात का ऐलान, और अब इस ओर हिंदुस्तान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, यानी अब और गजब का कोऑर्डिनेशन होगा हमारी सेनाओं के बीच। किया गया था ताकि अलग अलग फोर्सेस के अंदर ये कोऑर्डिनेशन हो सके। आपको याद होगा कि समीर की हर डिफेंस का कई विंग्स एयरफोर्स के पास भी है, आर्मी के पास भी उनका एयर डिफेंस वो है रेजिमेंट, और खास तौर पे जब ये सारी चीज़ें थी तो इनको एक तरीके से सिंक्रोनाइज करना, इनको इकट्ठे करना, यही सीडीएस का एक बड़ा गठन का एक बड़ा मंत्र था, या फिर उसके गठन का एक बड़ी जिम्मेदारी थी। और ना सिर्फ एयर डिफेंस कमांड बल्कि इसके अलावा लॉजिस्टिक पूल को बनाना, थिएटर कमांड को बनाना, ये सभी आप कह सकते हैं कि फेज वाइज तरीके से किया जाएगा। और आपको याद होगा कि जब सीडीएस बने थे, मैंने खुद उनका इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पहली प्राथमिकता होगी कि इसके ऊपर स्टडी कराना। स्टडी कराने के बाद जो रिपोर्ट आई उसके बाद सितंबर में ये डिसाइड किया गया कि अक्टूबर तक इसके ऑफिशियल चीज़ों का अनाउंसमेंट किया जाएगा, और इस साल के अंत तक जो एयर डिफेंस कमांड है उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। समीर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विष्णु प्रकाश साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। विष्णु प्रकाश जी, एक छोटा सा कमेंट 10 सेकंड में अगर आप बता पाएं, क्योंकि ये बात जो कही जा रही है इमरान खान की तरफ से कि भाई दुनिया जो है वो हमारे साथ है, ऐसा नजर तो आया नहीं। 57 इस्लामिक मुल्कों का जो संगठन है OIC, उसने भी दरकिनार कर दिया इमरान खान की डिमांड को। किस आधार पर ये बातें कर रहे हैं? ना केवल उन्होंने कर दिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कर दिया, हर जगह ने कर दिया, पर ये एक अपनी मनगढ़ंत दुनिया में रहते हैं। हाँ। और इनकी कुर्सी तो वैसे डगमगा रही है। मैं आपके माध्यम से एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि साहब, आप माननीय प्रधानमंत्री जी जब घर जाएं तो साथ में कुर्सी ले जाया कीजिए, क्योंकि पता नहीं आपके जब वापस आएंगे तो होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।